नमस्कार, मैं उज़मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। नेपाल में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सबसे बड़ा सवाल। आपको बता दें कि 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया था, जिसके बाद जनरेशन जेड का गुस्सा सामने आया। हजारों की संख्या में युवा जो है वो सड़कों पे उतर आए। उसके बाद सरकार को ये जो फैसला है उसको वापस लेना पड़ा। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी है अजरा, हम उनसे जानेंगे इसके पीछे की पूरी कहानी। अजरा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया उज़मा। अजरा, सबसे पहला सवाल ये कि आखिर मतलब ऐसा क्या हुआ कि हजारों की संख्या में जो युवा हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे उतर आए हैं। कई सुनने में ये भी आया है कि मौत भी हो गई है कई छात्रों की और कई घायल भी हो गए हैं। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? देखिए उज़मा, जनता जब अपने ऊपर आती है तो वो ना तो राष्ट्रपति को समझती है, ना तो प्रधानमंत्री को समझती है, ना ही वो राजभवन ना संसद, किसी को भी वो कुछ नहीं समझती है। लेकिन लोग, सरकार क्या है, वो समझते हैं कि हम जनता को जैसे घुमाएंगे वो जनता वैसे घूम जाएगी। लेकिन ये होने वाला है नहीं। तो एक 4 कदम दूर अगर देखिए भारत से, तो नेपाल नेपाल है। तो नेपाल में क्या होने लगा कि नेपाल सरकार ने अधिकांश प्रमुख मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, जैसे फेसबुक, इंस्टा, फिर व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन आदि को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये नियुक्त मतलब अनुपालन, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की शर्तों को पूरा नहीं कर पाए थे। हाँ, बिल्कुल, पंजीकरण जो उनका नहीं वो नहीं करवा पा रहे थे वो लोग। इस पाबंदी का अधिकांश सुप्रीम कोर्ट की एक दिशा निर्देश के अनुसार आया था, जिसमें किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को तभी नेपाल में ऑपरेट करने की अनुमति थी जब वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में खुद को रजिस्टर करे और एक स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त करे। मतलब इनका, नेपाल के जो सरकार है उनका साफ तौर से कहना था कि हम इसको इसलिए बैन कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर उसकी ऑफिस आए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराए, शिकायत दर्ज का एक जो मामला है उसको अलग से यहाँ पर ही सारा कुछ हो। लेकिन अब जानते हैं कि जो ये प्रदर्शन में जब आप देखिएगा उज़मा, पूरा फुटेज जो सामने निकल के आ रहा है, विजुअल जो हर मीडिया वाले चला रहे हैं, तो उसमें ये दिखा रहे हैं कि कुल जो है 26 प्लेटफॉर्म बंद किया गया था। हाँ। लेकिन टिकटॉक, वाइबर और कुछ अन्य प्लेटफॉर्म है जिन्होंने रजिस्टर कर लिया, तो पहले मतलब बंद करने से पहले वो 2 जो था, जैसे टिकटॉक, वाइबर, इसको चालू ही कर, तो वे काम करते थे। लेकिन जनता का गुस्सा और व्यापक विरोध जो कदम क्यों उठने लगा, तो इस निर्माण ने देश भर में जेन जेड को जन्म दिया। मतलब जो जेन जेड क्या है, मतलब जनरेशन ये यहाँ पर ये लोग को लगा कि युवा तो रील्स देखने में लगे हुए हैं, तो ये क्या ही सड़क पे उतरेंगे और ये क्या ही कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब देखा जाए तो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे जो यूनिफॉर्म में ड्रेस पहन के वहाँ पर जितनी प्रदर्शन कर रही थी, ठीक है, वो युवा आप देखिएगा तो ज्यादातर एज देखिएगा तो 18 से लेके 25 तक के एज के लोग वहाँ पर उतर के इस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन डर था लोगों को। लेकिन सोशल मीडिया बैन हुआ है अजरा, तो उसमें सिर्फ जेन जेड जो है उनका ही रोल है, क्योंकि सोशल मीडिया तो हर कोई यूज करता है, तो 25 से ऊपर के भी लोग भी यूज करते हैं। ज्यादातर लोग आप देखिए तो वही लोग उतर के सामने आए थे। इनका तो कभी उम्मीद नहीं लगाया था, उनको लोग को तो लगा कि वो पढ़ाई में बिजी रहेंगे या फिर उनके घर वाले आने नहीं देंगे प्रोटेस्ट में यूनिफॉर्म पहन के स्पेशली। लेकिन वो लोग वहां पर यूनिफॉर्म पहनकर भी उतरे हुए थे। और क्या है कि आपको बता दें, युवा वर्ग के विरोध जताया ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित ना रहकर ये बहुचर्चा, भ्रष्टाचार और अभिव्यक्ति की आजादी की समस्या को भी सामने लाया। हाँ, ये सवाल भी उठ रहा है कि ये जो गुस्सा, जो युवाओं का गुस्सा फूटा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन के लिए नहीं, वो बेरोजगारी के लिए भी है, भ्रष्टाचारी के लिए भी है। देखिए, अब आप जब आप पूरा आपने इस न्यूज को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि 3 साल में शायद ना, हाँ, 5 साल में 3 सरकार बदल चुकी है। तो सरकार, ये मेन मुद्दा उठा कहां से कि सरकार जो है वो भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, मतलब अपने रिलेशन वाले को ही सिर्फ वो उसको सत्ता में ला रहे थे, उस तरह के लोग को ला रहे थे, और भ्रष्टाचार बहुत तेजी से फैल रहा था। और जब युवा लोग को तकलीफ हुआ कि जब वो मीडिया के सामने अपना कंप्लेन करते थे तो मीडिया वाले भी उनका साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि आधे मीडिया को तो गोदी मीडिया बना लिया गया था, गोदी मीडिया के थ्रू उसको अपने अंडर रख लिया गया था, और आधे मीडिया जो बचे हुए थे वो क्या कर रहे थे, उनको डरा दिया गया था कि अगर
इस तरह का कुछ भी न्यूज तो ये गोदी मीडिया की तरह यहाँ वहाँ भी खेल खेला जा रहा था, जैसे गोदी मीडिया जैसे भारत में खेला जा रहा है वही खेल नेपाल में भी खेला जा रहा था। लगा कि उनको पैसा देके चुप करा दिया गया और बोला गया इस तरह का किस तरह का न्यूज है। तो यहाँ वहां के लोगों को था कि आप जनता के आवाज को बंद नहीं कर सकते हैं। आखिर जनता अपना बात कहाँ रखेगी? सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपनी बातों को रखते हैं और लोग वहीं से मतलब तेजी से फैलता है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ नेपाल के सरकार को क्या लगा कि हम बंद तो कर दिए हैं, अब ये जो है वो लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन ये नहीं लोगों को पता चला कि टिकटॉक और वाइबर तो है ही है हमारा। तो कुछ लोग उस टाइम में पहले विरोध में उतरे थे प्रदर्शन में, लेकिन धीरे 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 लाखों की संख्या में बढ़ गए और जाकर उनके, आप तो राजभवन में भी बता रहे हैं आपको, जो वहां पर लोग जाके जिस तरह से ईंटा बरसा रहे हैं, धुआं गैस वगैरह, पानी की बौछार हो रही है। जी जी, 20 लोगों की मौत हुई इसमें और 4 लोग घायल हैं। सरकार ने बैन वापस लिया। क्यों लिया वापस बैन इसको? कि विरोध और हिंसा भी भयावह के कारण सरकार ने बैन हटाने का क्योंकि वहाँ हिंसा को ज्यादा ही भड़क गई थी, जिसकी वजह से सरकार को जो है ये फैसला वापस लेना पड़ा। तो आपको बता दें कि नेपाल में 4 साल में 3 बड़े घोटाले सामने आए हैं, जिसको लेकर के भी जो अभी जो युवाओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर नहीं है। जो घोटाले हुए हैं 4 सालों में नेपाल में, उसको लेकर भी युवाओं का गुस्सा फूट रहा है। आपको बता दें कि 2021 में करोड़ों का गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला हुआ, 2023 में करोड़ों का ओरिएंटल कॉर्पोरेटिव घोटाला हुआ और 2024 में कॉर्पोरेटिव घोटाला सामने आया, जिसके बाद और 5 सालों में 3 सरकार बदली और 2024 में जो है ओली की सरकार आई। और ऐसा कहा जा रहा है कि ओली की सरकार जो है वो चीन की तरफ अपना झुकाव ज़्यादा कर रही थी और ये भी एक तरह का गुस्सा ही फूटा है जो युवाओं का, जिसकी वजह से आज युवा सड़कों पे हैं। और सरकार ने जिस तरह से 26 प्रमुख प्लेटफॉर्म को बैन किया था, उसके बाद जो भी नज़ारा देखने को मिला वो आप सबके सामने है, आपके आंखों के सामने है कि किस तरह से वहाँ युवाओं का प्रदर्शन चल रहा था। हाँ, तो अज़रा आप क्या कहना चाह रही थी? वही बता रहे कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस हिंसा पर दुख जताया। उन्होंने मृतक को परिजनों को मुआवजा और घायलों को मुफ्त चिकित्सा सहायता देने की घोषणा की। साथ ही 15 दिनों में एक जांच समिति गठित करने की घोषणा की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अज़रा इन तमाम घटनाक्रम को बताने के लिए कि किस तरह से जो वहाँ के जनरेशन जेड जो है वो विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जो नेपाल में उठा जनरेशन जेड का यह तूफान सिर्फ इंटरनेट को बहाल करने से ख़त्म नहीं होगा। सवाल उठ रहा है कि क्या यह आंदोलन भविष्य में की जो राजनीति और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसकी दिशा भी तय करेगा। जो इस तरह से सोशल मीडिया को बैन किया गया और जिस तरह से नेपाल में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला वो एक नई दिशा दिखा रहा है नेपाल को। तो आपको बता दें कि ओली की सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो आज जनरेशन जेड हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।